मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चा पार्टी कि अगर आपने आज ये लेक्चर देख लिया तो आज के बाद कभी आपको किरचॉफ लॉ में डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती है सर्किट को समझने में। Hello बच्चा पार्टी, welcome back in the quantum classes, the finest existence ever way to learn the concept of physics. बच्चा पार्टी, in this lecture we will going to discuss one of the very important topic of physics which is Kirchhoff's law. बच्चा पार्टी, आज के लेक्चर में हम फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे। ओके बच्चा पार्टी, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ऑब्वियसली बात है, कोई टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो कहाँ आता है? बोर्ड एग्जाम्स में आता है। बच्चा पार्टी, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हटा दिया जाए देन बच्चा पार्टी समझने की बात यह है कि डेली लाइफ में या फिर बोल ले इंजीनियरिंग वर्ल्ड में किरचॉफ्स लॉ का कितना महत्व है। सो बच्चा पार्टी, किरचॉफ्स लॉ होता क्या है? किरचॉफ्स लॉ सर्किट की बात करता है, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की बात करता है, सर्किट की रेजिस्टेंस की बात करता है, सर्किट में वोल्टेज की बात करता है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप की बात करता है। तो बच्चा पार्टी, आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें तो हमने 10th में भी पढ़ी है, जिसमें रेजिस्टेंस आता है, करंट आता है, पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल ड्रॉप आता है, ओम्स लॉ। बच्चा पार्टी, हमने 10th में, इससे पहले 10th क्लास तक हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, कोई सर्किट पढ़ा है जिसमें हमने ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ओम्स लॉ के हमने इक्वेशंस लाए थे। देन पोटेंशियल करंट और ये पोटेंशियल करंट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको ओम्स लॉ से ही मिल जा रहा है तो अब हमें किरचॉफ्स लॉ की क्यों जरूरत पड़ी बच्चा पार्टी? तो बच्चा पार्टी, ओम्स लॉ अप्लाई होता है एक सिंपल सर्किट के लिए। जब कोई सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, क्लिष्ट ना हो, सिंपल सर्किट हो तो हम वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी, अगर कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायरिंग आ जाए, बहुत ज़्यादा वायर्स आ जाए, देन बच्चा पार्टी हमें वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का हेल्प लेनी पड़ती है। वहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे ना तो हो सकता है आंसर तो आ जाए, लेकिन आंसर आने में टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगी आंसर लाने में, या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाएगा। देन बच्चा पार्टी, बड़े सर्किट को या फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? पता चल गया ओम्स लॉ किरचॉफ्स लॉ से कैसे डिफरेंट है। देन बच्चा पार्टी, किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ बच्चा पार्टी दरअसल दो लॉज से मिलकर बने हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं आल्सो, एंड सेकंड लॉ को आल्सो बच्चा पार्टी कहते हैं लूप रूल। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं, जंक्शन को कहते हैं संधि का नियम, और लूप रूल को हिंदी में हम कह सकते हैं बंद पास का नियम। वैसे हिंदी में भी लूप रूल को लूप का नियम भी कह सकते हैं, बंद पास का नियम भी कह सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, हम पहले समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, और इसके बाद हम समझेंगे बच्चा पार्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स में पता नहीं क्यों इस चीज़ का खौफ बनाया हुआ है, डर बनाया हुआ है कि किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड जितने भी डायग्राम होते हैं सॉल्व करना टफ होता है। बिल्कुल भी नहीं बच्चा पार्टी, बिल्कुल भी नहीं। अब बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके बच्चा पार्टी, तो क्या है फर्स्ट रूल किरचॉफ का? किरचॉफ का फर्स्ट रूल का स्टेटमेंट है बच्चा पार्टी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी बहुत लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब है ना बच्चा पार्टी, बहुत सिंपल है। आप ऐसा समझो कि एक जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं? जैसे ये आपने ले लिया जंक्शन, ये कोई पॉइंट है, ये जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारी करंट आके मिलती हैं। ओके, जहाँ पे बहुत सारे वायर आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि आपके पास 2 वायर, तो ये वायर अगर सपोज ऐसे में है और इसमें 3-4 वायर अगर हम और ले लें, सपोज ये एक और वायर हो गया, ये सारे वायर, तो ये सब कहाँ पर आके मिल रहे हैं? इस बॉटम वाले एरिया पे आके मिल रहे हैं। तो ये जो एरिया है बच्चा पार्टी, ये जो बीच में एरिया बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? हमारा जंक्शन कहलाएगा। जब बहुत सारे वायर्स आके आपस में मिलते हैं, करंट मिलते हैं, तो जंक्शन हो गया। तो बच्चा पार्टी, क्या है फर्स्ट लॉ? सिंपल, कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, मतलब द नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। जितनी करंट जंक्शन की ओर आती है उतनी ही करंट जंक्शन से दूर चली जाती है। मतलब जितनी अमाउंट में करंट आती है उतनी अमाउंट में करंट चली भी जाती है। यही होता है बच्चा पार्टी जंक्शन लॉ। ओके, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हो गया सबसे सिंपल वे में किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखा है? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन। जितनी भी करंट है उन सबका सम कर दो उस जंक्शन पे, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। उसी को बच्चा पार्टी मैथमेटिकली दिखाया है हमने, समेशन I = 0। ओके, जंक्शन पे जितनी भी करंट है, संधि पे जितनी भी धारा है, सबका योग कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चा पार्टी 0? कैसे सॉल्व करते हैं मैंने समझो। तो सिंपल है बच्चा पार्टी,
इन्हें अगर सॉल्व करना है ना तो समझो ये करंट है और ये जंक्शन है। ओके, जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करंट आगे मिल रहे हैं या फिर वायर्स मिल रहे हैं। बच्चा बाटी सपोज ये जो पहला करंट है, हमें इसको नाम दे देते हैं। ये I1 हो गया, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4 और ये हो गया I5। इतने सारे करंट्स हैं। कुछ करंट जंक्शन के अंदर आ रही है, कुछ करंट जंक्शन से बाहर जा रही हैं। देन बच्चा पार्टी इनको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। जितना आ रही है करंट उतना ही जा भी रही है। कौन सी करंट आ रही है बच्चा पार्टी? देख लो, I1 और I2 आ रही है, तो ये किसके इक्वल होगा? जो करंट जा रही है I3, I4, I5 के। तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? फर्स्ट लॉ को आप आल्सो कैसे दिखा सकते हैं बच्चा पार्टी? तो फर्स्ट लॉ को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कैसे दिखा सकते हैं। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कैसी करंट जो इनकमिंग है, जो जंक्शन की तरफ आ रही है, तो नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। सिंपल है बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। जितनी करंट अंदर आ रही है उतनी करंट बाहर जा रही है। तो कौन सी करंट अंदर आ रही है बच्चा पार्टी? I1 और I2 अंदर आ रही है। देन इनको जोड़ दो, ऐड करो इन्हें। कौन सी करंट अंदर आ रही है? I1 प्लस I2 हो गया। और ये किसके इक्वल होगा? जो करंट बाहर जा रही है उनके इक्वल। तो कौन कौन सी करंट बाहर जा रही है? I3, I4, I5। नहीं हो जाएगा बच्चा पार्टी, I1 I2 ले लिया ना हमने, I3 प्लस I4 प्लस I5। ये तो हो गया बच्चा पार्टी। ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमने पहले रूल को इस हिसाब से क्यों दिया, समेशन I इक्वल 0 क्यों कहा, आप समझो। इसका मतलब ये है कि आप सबको एक तरफ लेके आओ। इस I3, I4, I5 को अगर हम इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? I1 प्लस I2, ये तो प्लस में था। I3 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस I3 माइनस I4 हो जाएगा। और देन ये हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस I5। तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या रह गया बच्चा पार्टी? इक्वल के दूसरी तरफ 0 रह गया। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हम इसे समेशन I इक्वल 0। मतलब जितने भी करंट अगर आप ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा बच्चा पार्टी। और ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ कहते हैं या जंक्शन रूल कहते हैं, संधि का नियम। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? जितनी आ रही है उतनी जा रही है। सिंपल तो है, इससे सिंपल क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब लूप रूल समझते हैं। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ को हम बंद पास का नियम भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूप रूल भी आल्सो कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है बच्चा पार्टी? यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश बोथ। क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज 0। स्टेटमेंट से समझ में नहीं आया बच्चा पार्टी तो हम इससे समझ सकते हैं। क्या लिखा है? V इक्वल IR। और इससे तो हम बहुत पहले से परिचित हैं। V की जगह आप E लिख सकते हो, यहाँ पे समेशन E भी लिख सकते हो, इक्वल IR। इसके कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं पूरे सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का समेशन, सम किसके इक्वल होता है? पूरे सर्किट के वोल्टेज के इक्वल होता है, या फिर पोटेंशियल के इक्वल होता है बच्चा पार्टी। ये क्या बच्चा पार्टी? स्टेटमेंट से अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया हो बच्चा पार्टी तो इसमें भी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, लूप रूल, इससे बच्चा पार्टी बहुत बच्चा लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल तो V इक्वल IR है। ये हमने तो इससे पहले भी पढ़ा है ना, ये तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है हम में, V इक्वल IR। या फिर V की जगह E लिख दो। इलेक्ट्रिक सेल की अगर बात की जा रही है तो E इक्वल IR हो गया। क्या हो गया बच्चा पार्टी? इसका मतलब पोटेंशियल किसके बराबर होता है? करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट। इसी लॉ को आल्सो कहते हैं बच्चा पार्टी लूप रूल, या फिर बोलो बंद पास का नियम। बंद पास का नियम इसलिए बच्चा पार्टी लूप रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉ तभी अप्लाई होता है जब आपका सर्किट एक क्लोज पाथ बनाता हो। क्लोज, ऊपर वाला रूल देख सकते हो बच्चा पार्टी, ये जो सर्किट है ऊपर आप इतने सारे वायरिंग देख रहे हो, ये क्लोज नहीं बना रहा है, ये ओपन है पूरा। लेकिन सेकेंड लॉ कब अप्लाई होता है बच्चा पार्टी? जब हमारा सर्किट क्या हो? क्लोज्ड हो, एक लूप के जैसा हो, एक बंद पास के जैसा हो बच्चा पार्टी। जैसा का सर्किट हमने यहाँ लिया हुआ है, ये एक बंद पास के जैसा है, लूप के जैसा है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट हो गया किरचॉफ्स लॉ के। हमने समझ लिया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है डिटेल में। सेकंड लॉ को अभी हम समझेंगे। इससे पहले एक छोटा सा टर्म जान लेते हैं बच्चा पार्टी। ध्यान रखना ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है आपको 1 मार्क्स में पूछ के परेशानी दे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे, देन बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे फर्स्ट लॉ के इधर लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स जब आप इसे बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, तो आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए। किस पे लिखना है बच्चे? फर्स्ट लॉ के आल्सो क्या लिख सकते हो आप? डैश करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बच्चे इसे हिंदी में?
आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित है। कौन? किरचॉफ का पहला लॉ। ओके, वैसे ही बच्चा बटी सेकंड लॉ, पहला लॉ आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो सेकंड लॉ बच्चा बटी बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। पहला वाला चार्ज पे, दूसरा वाला एनर्जी पे। बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला वाला चार्ज पे, चार्ज की कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ड है। सेकंड रूल है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चा बटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा? एनर्जी। ओके, देन जब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप नोट्स बनाओ तो ध्यान रखना इन बातों का। ये तो क्या बच्चा बटी किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को डिटेल में हमने समझ लिया है, क्या हुआ इसका मतलब। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चा बटी जब हम सेकंड लॉ के रूल्स को पढ़ते हैं, या फिर हम उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर सर्किट सॉल्व करते हैं। यही एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चा बटी जो कि बच्चे लोग को बहुत परेशान करता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चा बटी कि अगर आपने आज ये लेक्चर देख लिया तो आज के बाद कभी आपको किरचॉफ लॉ में डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती है सर्किट को समझने में, कैसे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। देन बच्चा बटी समझते हैं सेकंड लॉ को कैसे समझेंगे। सपोज बच्चा बटी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, हम इसको नाम दे देते हैं। रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है बच्चा बटी। और आपको देख सकते हो यहाँ पे दो सेल लगे हुए हैं। क्या मान लिया इसका पोटेंशियल हमने? पहले वाले का मान लिया E1 और सेकंड वाले का पोटेंशियल मान लिया हमने बच्चा पार्टी E2। सपोज करते हैं बच्चा पार्टी, ओके, इस डायग्राम में पॉजिटिव वाले टर्मिनल से हमें पता है करंट निकलता है। तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल, अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है ना ध्यान में, आपने 10th में पढ़ा होगा बच्चा पार्टी। अगर ये सेल है तो सेल का जो ये बड़ा वाला टर्मिनल होता है ना, इसे कहते हैं पॉजिटिव, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है इसे नेगेटिव कहते हैं। ध्यान रखना, जो बड़ा है वो पॉजिटिव, जो छोटा है नेगेटिव। तो ये बड़े वाले टर्मिनल से हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलती है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। सपोज बच्चा बाटी यहाँ पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, ऐसे ये करंट यहाँ पहुँच रहा है। सेम बच्चा बाटी यहाँ पे भी एक सेल है, इसके भी पॉजिटिव से करंट निकलेगा। देन ये ऐसे जाएगा करंट यहाँ पे बच्चा बाटी, ये करंट फिर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा ऐसे में। करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्योंकि ऐसे घूमते हुए एक यहाँ पर आएगा और दूसरा करंट ऐसे जाते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, ये होगी बच्चा बटी करंट। जो पहले वाले सेल से करंट निकल रहा है उसको हम I1 मान लेते हैं, और जो सेकंड सेल से करंट हमारा मिल रहा है उसे हम I2 मान लेते हैं। ओके, ये हो गया आपके पास डायग्राम। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगा। आई होप कि आपको अब दिख रहा होगा पिक्चर स्क्रीन पे आपके, ठीक है। अगर ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, विजिबल हो तब तो ठीक है। अब बच्चा बटी आप देख सकते हो ये कितना कॉम्प्लेक्स बन गया है। देखो, सर्किट रूल अप्लाई करने के लिए ओम्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन ओम्स लॉ बेचारे हम बच्चे थे तब पढ़ते थे, मतलब 10th में थे तो बच्चे थे तो बच्चों वाला सर्किट देते थे, छोटा मोटा सर्किट दे दिया, ओम्स लॉ लगाया, पोटेंशियल रेजिस्टेंस करंट हमने निकाल लिया। तो बच्चा बेटी अब हो गए हम बड़े मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। हल्की सी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया बच्चा बड़ी जब हमने जंक्शन रूल पढ़ा, ये भी सिंपल था, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। लेकिन बच्चा बड़ी सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट अब मिलता है कब? जब हम क्लोज्ड पाथ पढ़ते हैं या फिर क्लोज सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। इट मींस देख के ही लग रहा है ना कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वगैरह दिखने में बच्चा बटी है नहीं वो इतना। तो बच्चा बटी इस लेक्चर में अब हम समझेंगे कि किरचॉफ के सेकंड लॉ पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कितने भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे हम ईजी बना सकते हैं। अगर बच्चे बटी ये रूल अप्लाई किया ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते और जिंदगी भर आपको आसान लगेगा किरचॉफ के सेकंड रूल पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर सर्किट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं। देखो, सपोज ये समझा रहा हूँ, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पे कोई सेल है और इधर भी एक और सेल ले लिया। दो कंडीशन ले लेते हैं बच्चा पार्टी, ओके। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में पॉइंट A है, ये B है। ये तो क्या बच्चा पार्टी हमारा सेल AB। अगर हम बच्चा पार्टी सर्किट को सॉल्व करते समय अगर हम A से B की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में A से B की तरफ बढ़ रहे हैं, देन बच्चा पार्टी हमारा पोटेंशियल का साइन आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा? क्योंकि हम जिस तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, मैंने कहा था इससे पहले भी, जो बड़ा वाला साइन होता है ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला ये लाइन हो गया नेगेटिव। क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी वो वाला साइन यहाँ पे लगेगा और देन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? -E, या फिर V के फॉर्म में लिखो तो -V। क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? हमारा आंसर माइनस में आता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना जिस तरफ हम जा रहे हैं। वैसे बच्चा पार्टी ये आपके पास है, सेम चीज़ है, बट अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर वो A to B ना जा करके, A to B नहीं जा रहा है करंट, उल्टा आ रहा है। कहाँ आ रहा है? B से लेकर A तरफ। अब तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पोटेंशियल को क्या लेंगे? माइनस लेंगे, प्लस लेंगे? सोचो, जब A से B में गया, A से B में मतलब प्लस से माइनस में गया था, आंसर माइनस आया।
अगर हम बी से ए में आ रहे हैं, इसका मतलब जब हम माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा पार्टी, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में आएगा। ओके, और ये हमने लिख दिया प्लस ई। ये सेल के जिस तरफ बढ़ेंगे वो वाला साइन आ जाएगा। जिनकी हो गया बच्चा पार्टी हमारे पास माइनस ई, और ये हो गया हमारे पास सेकेंड वाला प्लस ई। ओके, पोटेंशियल को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, कितना सिंपल है। देखो अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस का क्या लोचा है, रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करें। तो बच्चा बेटी वही हम सर्किट लेते हैं। मान लिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, और बीच में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सपोज मान लो बच्चा पार्टी कि यहाँ बीच में हमारा लगा है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मान लो ये, और इस रेजिस्टेंस में बच्चा पार्टी सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रही है, जैसे यहाँ फ्लो हो रही है ना करंट, ऐसे में ऐसे फ्लो हो रही है। ओके, अगर हम बच्चा पार्टी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट जिस तरफ फ्लो हो रही है हम भी उसी तरफ अगर चलें, ऐसे में करंट ए टू बी जा रही है, और हम भी कहाँ से कहाँ सॉल्व कर रहे हैं सर्किट को, ए से बी की तरफ। अभी कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं बच्चा पार्टी, अभी मैं बस आपको बेसिक रूल समझा रहा हूँ। जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये रूल वहाँ पे अप्लाई होगा। जब तो बच्चे बेटे क्या कर रहे हैं, ए टू बी करंट भी जा रहा है, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन भी ए टू बी है, और हम भी सर्किट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ए टू बी। देन ऐसे कंडीशन में बच्चा पार्टी हमारा जो पोटेंशियल होगा वहाँ पे वैल्यू क्या आएगा उसका, आई आर, और ये आएगा प्लस में, ये रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस का जो ये करंट है, सपोज ये आई करंट और आर रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चा पार्टी प्लस में, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। देन आंसर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, प्लस आई आर। ओके, एक और कंडीशन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये रेजिस्टेंस लिया, हम क्या किया, रेजिस्टेंस जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी चले, तो आंसर आया पॉजिटिव में बच्चा पार्टी। और देन यही कंडीशन हम दोबारा, यही डायग्राम हम पहले दोबारा लेते हैं, रेजिस्टेंस वाला, ये हो गया अगेन, ये हो गया आर, और करंट अगेन इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन अब हम सर्किट को उल्टा डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। पहले ए टू बी सॉल्व किया था, अब हम सर्किट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चा पार्टी, बी टू है, बी से ए की तरफ। और अब ऑब्वियस ही बात है बच्चा पार्टी, अब आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, और करंट के खिलाफ चल रहे हैं, अगर अगेंस्ट चल रहे हैं, देन आंसर आएगा बच्चा पार्टी माइनस में, और ये हो जाएगा आई आर, जो करंट वहाँ पे होगा और रेजिस्टेंस उनका प्रोडक्ट माइनस आएगा। क्लियर है बच्चे बेटी, ये रूल क्लियर है। बस इतना ध्यान में रखो, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं सेल में, तो सेल में जिस तरफ बढ़ते हैं वही साइन आता है। और अगर हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करें, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आंसर आएगा बच्चा बेटी नेगेटिव। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब ये रूल अप्लाई करते हैं बच्चा बेटी इस एग्जाम्पल में। अब समझ में आएगा हम क्यों पढ़ रहे थे, इसको इस एग्जाम्पल में अप्लाई करो, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, हम ये क्लोज लूप है ना, लूप का मतलब समझो डब्बा है, मतलब दो डब्बा है, ये इतना बड़ा डब्बा दिख रहा है, डब्बे दो डब्बे से मिलकर बने हैं, कितना ए बी सी डी ए, पहला डब्बा ये, पहला लूप ये, और सेकेंड लूप आप ले लो, कुछ भी नाम दे दो, डी ई एफ सी डी, ये नाम दे दिया, डी सी एफ ई डी, कुछ भी नाम दो, बस इसे दो अलग अलग लूप्स में बांट दो, डब्बों में बांट दो, ठीक है। डब्बा लिख के मत आ जाना, लूप कहते हैं इसे, ओके। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, बंद पास कहते हैं। पहले डब्बे के लिए, मतलब पहले लूप के लिए सॉल्व करते हैं, तो पहला लूप क्या रखा हमने, ए बी सी डी ए, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर क्लोज्ड पाथ लिख सकते हो, लूप लिख सकते हो बच्चा पार्टी, किसके लिए, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, और डी से अगेन बच्चा पार्टी आ रहे हैं ए में, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये हमने पहला क्लोज लूप माना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ए पर आ गया। सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी, देखो कितना सिंपल है, सिर्फ ये रूल अप्लाई करना है, और दो ही चीज़ दिमाग में रखो बच्चा पार्टी, कि हमारी डायरेक्शन क्या है और करंट की डायरेक्शन क्या है। तो देखें कैसे होता है, तो ये हो गया बच्चा पार्टी, ए से बी गया, हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी, दो ही चीज़ देखनी है, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, बाकी चीज़ें दी हुई है डायग्राम में। तो ए से बी जा रहे हैं बच्चा पार्टी, ए से बी, तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस में जो करंट है, देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखो बच्चा पार्टी, ऐसे में करंट आ रही है बी से ए,
करंट बी से ए जा रही है और हम जा रहे हैं ए से बी, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों? अपोजिट। देख लो यहाँ पे एरो है, ये एरो का साइन देखो, बी टू ए आ रहा है और हम ए टू बी। हमारा डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, और अपोजिट होता है तो बच्चों क्या आता है? माइनस आई आर। तो बच्चों क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए? माइनस। रेजिस्टेंस कितना है? R1। और बच्चों यहाँ पे करंट कितना है बैटरी, पहले बैटरी की वजह से I1। ओके, ये हो गया बच्चों पहला। अब क्या इसमें सेल है, सेल या बैटरी को सॉल्व करना तो सिंपल है ना, जिस तरफ से जिस तरफ जा रहे हैं हम, जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन, हम जा रहे हैं ए से बी, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। तो हमारा जो सेल है इक्वल के साइड लिखना आप, उसकी डायरेक्शन कितनी आएगी? माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। क्या है उसका वैल्यू? E1। थोड़ा क्लोज लिख लेता हूँ, हो जाएगा इक्वल माइनस E1। क्लियर बच्चे? देखो ए से बी में गए, पहले रेजिस्टेंस मिल गया R1, देन सेल मिल गया E1, अगेन एक रेजिस्टेंस है। अगेन बच्चे हमारी डायरेक्शन और सेल की डायरेक्शन दोनों, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चे? डिफरेंट है। ए से बी जा रहे हैं हम और करंट आ रहा है बी से ए, R2 के केस में। अगेन बच्चे अगर अपोजिट डायरेक्शन तो अगेन माइनस, अगेन वहाँ पे करंट क्या है? I1 है। अगेन नहीं सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? R2। ओके, तो ए से बी में क्या R1 था, सॉल्व कर लिया, माइनस I1 R1। बैटरी था E1, हमने इसे सॉल्व कर लिया। फिर अगेन अगला रेजिस्टेंस I2, तो ये आ गया I1 R2। तो ए से बी में तीनों चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। बी से सी में आओ, बी से सी में कुछ लगा है बीच में? नहीं लगा है, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, कुछ है ही नहीं, तब क्या सॉल्व करना है। तो आओ बच्चे अब सी से डी में, देखना धीरे धीरे कितना इजी लगने लगेगा ये टॉपिक। बस इसको ध्यान रखो, बहुत प्यार से समझ रहे हैं हम इसको, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली आज के बाद आपको। अब हम ए से बी गए, बी से सी में कुछ भी नहीं था, अब आओ सी से डी में। सी से डी में देखो बच्चे हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। करंट इधर आ रहा है सी से डी में और हम भी जा रहे हैं सी से डी में, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बच्चे कौन सा साइन आएगा? प्लस का। सेम डायरेक्शन तो सेम होता है तो क्या आता है? प्लस। कौन सा करंट है बच्चे यहाँ पे? I2 करंट है, ये हो गया I2। और रेजिस्टेंस कौन था बच्चे? R3, तो ये हो गया R3। क्लियर है? आ रहा है समझ में धीरे? अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सी से डी। इसका मतलब बच्चे इस बैटरी में देखो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा है। यह क्लियर नहीं है तो नीचे भी डायग्राम है, इसमें देख लो आप अच्छे से, माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस तरफ बढ़ते हैं वाला साइन आता है। तो बच्चे हम चल रहे हैं प्लस की तरफ, देन आ गया प्लस। और ये कौन सा बैटरी है बच्चे? E2। ए से बी सॉल्व कर लिया, बी से सी में कुछ भी नहीं था, सी से डी में सॉल्व कर लिया। और डी से ए जाओ बच्चा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। डी से ए में अगेन कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चा हमारा पहला क्लोज लूप के लिए हमारा आंसर आ चुका है ये। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब बच्चा सेकंड क्लोज लूप है, देखो इसका नाम दे दो कुछ। आप डी ई एफ सी डी में जा सकते हो, हम डी सी एफ ई डी में जा सकते हैं, कुछ भी ले लो बच्चा। एक कोई डायरेक्शन पकड़ लो, आप उसी को ले लो। 4 हम सपोज ले रहे हैं बच्चा फ्लोर क्लोज्ड लूप ऐसे चल रहा है, डी से सी, सी से एफ, एफ से ई, ई से डी। तो डी से सी चलो बच्चा, डी से सी, सी से क्या है? एफ है, एफ से क्या है? ई है, और ई से अगेन क्या है? डी। ऐसे चलें, डी से सी जा रहे हैं। अगेन क्या देखना है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हो? करंट के डायरेक्शन में। डी से सी में हम जा रहे हो, करंट आ रही है हमारी अपोजिट। देखो करंट सी से डी में आ रही है और हम जा रहे हैं डी से सी में, क्योंकि हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। और अपोजिट का आंसर क्या आता है बच्चा? अपोजिट का आंसर आता है माइनस, क्योंकि माइनस क्या है बच्चा? सबसे पहले अगर अच्छा यहाँ पे सबसे पहले बैटरी है ना, हम डी से सी जा रहे हैं, डी से सी जा रहे हैं मतलब प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो E2 आ जाएगा। तो इधर वाला सॉल्व कर लो बच्चा, पहले क्या है? माइनस E2। याद रखना पोटेंशियल दूसरी तरफ लिखना है, इस तरफ नहीं। पोटेंशियल अलग और IR अलग। तो पोटेंशियल क्या है? प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E2 हो गया। दिन बच्चे हम प्लस से माइनस जा रहे थे, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो हमारा आंसर आ गया माइनस अपोजिट डायरेक्शन के लिए। और बच्चे यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है R3। बच्चे यहाँ करंट कितना है? देख लो यहाँ पे करंट कितना है? I2। ये हो गया बच्चे I2 R3 हो गया। IR की जगह हम लिख दिया I2 R3। तो डी से सी चले गए हम, सेल सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। डी से सी में चले गए, सी से एफ में कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है तो छोड़ो उसे, फिर बहुत अच्छी बात है। अब एफ से ई में आ जाओ। अगेन देखो बच्चों बेटी, हम जा रहे हैं एफ से ई में, और डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन देखो ज़रा, ये डायरेक्शन है ई से एफ की तरफ, और हम चल रहे हैं एफ से। अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन का कौन सा साइन बच्चों बेटी, माइनस। कौन सा रेजिस्टेंस है, R4। और बच्चों बेटी यहाँ ध्यान देना, यहाँ कौन सी करंट आ रही है R4 में, ध्यान से देखो, ऊपर से आ रही है करंट I1 प्लस I2। यहाँ पे बच्चों बेटी I1 प्लस I2 करंट है। अच्छा, ये I1 प्लस I2 क्या मतलब हुआ, देखो बच्चों बेटी ध्यान से देखो, यहाँ से तो ऊपर से आई हमारे पास I1 करंट, ये आ रही थी नहीं ऊपर से, ये I1 करंट ये, और बच्चों बेटी इधर इस सेल से आई I2 करंट, ऊपर से आ रही थी, ऐसा समझो, ऊपर से आ रही थी I1 करंट इधर से ऊपर से, और इधर से आ रही है I2 करंट, और दोनों जाके यहाँ पे मिल गए। जहाँ पे मिलेंगे बच्चों बेटी, वहाँ पे जो करंट बनेगी वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। ऊपर से 2 एम्पेयर की करंट है, इधर से 4 एम्पेयर की करंट है, दोनों मिल गए 2 प्लस 4। फाइनली जो करंट मिला R4 को, वो जोड़ के मिलेगा 2 प्लस 4 6 एम्पेयर, वैसे I1 प्लस I2 करके। तो बच्चों बेटी ये हो गया, और ये हो गया बच्चों बेटी D से C, ये आ गया, C से F में कुछ नहीं था, F से E में R4 था, R4 हमने निकाल लिया। अगेन बच्चों बेटी E से D में कुछ भी नहीं है। अगर सिंगल करंट होगा ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास होना चाहिए सेल या फिर रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चों बेटी, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए या लूप के लिए इक्वेशन। देखो बच्चों बेटी, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो हमारा एग्जाम्पल था, हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा किरचॉफ्स के लॉ को, सेकंड लॉ को। देन बच्चों बेटी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे, कोई एक एग्जाम्पल लेंगे, हम एनसीईआरटी से हम एग्जाम्पल उठाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर का कोई एग्जाम्पल उठाएंगे, और देन वहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। उसमें हमें बच्चों बेटी इक्वेशन सॉल्व करना होता है, और वहाँ पे अगर पोटेंशियल पूछा तो हम पोटेंशियल निकालेंगे, रेजिस्टेंस पूछा तो रेजिस्टेंस सॉल्व करके निकालेंगे, करंट की वैल्यू पूछा तो करंट की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, 9th-10th का मैथमेटिक्स है। इसके बाद यहाँ तो इक्वेशंस है, अब सॉल्व करने की जरूरत है नहीं बच्चों बेटी। तो बच्चों बेटी ये था हमारे पास किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है बच्चों बेटी। तो बच्चों बेटी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ के किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है।